हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और कंटिन्यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में सेल बायोलॉजी टॉपिक के आरपीसी और आरएसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको एक्सप्लेन है वो करेंगे। इस वीडियो में ना केवल हमें वो क्वेश्चन के सीधे आंसर ही बताएंगे, बल्कि इस क्वेश्चन का है वो 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे, जिससे आपके सेल बायोलॉजी टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए, मतलब इसके प्रत्येक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में वो छप जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो कोशिका सिद्धांत आपको पता है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन है वो पौधों पर अपना प्रयोग कर रहे थे 1838 में, और स्वान है इन्होंने जंतुओं पर अपना प्रयोग किया था 1839 में, और इन दोनों ने मिलकर है वो कोशिका सिद्धांत है वो दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। तो आपको पता है सेल थ्योरी जीव विज्ञान का केंद्रीय अवधारणा है। इसे वो स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तावित की गई थी, और ये जीवों की कोशिकीय संगठन को बताता है। इसमें फोर्थ ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जेम्स वॉटसन है इन्होंने और फ्रांसिस क्रिक है, इन्होंने डीएनए की द्विकुंडली संरचना है उसके बारे में बताया था। सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, जो कि केंद्रीय थ्योरी है और कोशिकीय संगठन को समझाती है। और जेम्स वॉटसन और क्रिक है इन्होंने डीएनए की द्विकुंडली सिद्धांत है या डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल है वो दिया था। अब थर्ड है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज आपको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि 1665 में की थी। और जिस समय इन्होंने कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में मृत कोशिका थी, जो कि कॉर्क से बनी थी। आगे फोर्थ क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को किस में देखा था। तो इन्होंने वो कॉर्क में कोशिकाओं को देखा था, और वास्तव में वो मृत प्रकार की कोशिका थी जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, और ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है वो दिखाई देती थी। आगे केंद्र की खोज है वो किसने की थी। तो केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो किसे कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो केंद्र को कहा जाता है, और केंद्र की खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, जो कि पौधे की कोशिकाओं में है वो की थी। आगे प्रोकैरियोट कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोट कोशिका में आपको पता है कि कोशिका झिल्ली तो होती है, राइबोसोम भी होता है जो कि सित्रस प्रकार का होता है, और डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, जबकि झिल्लीबद्ध केंद्र के ये अनुपस्थित होता है। झिल्लीबद्ध केंद्र के ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट कोशिका में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। आगे निम्न में से प्रोकैरियोट जीव कौन सा है। तो प्रोकैरियोट जीव है वो बैक्टीरिया हो जाएगा, बाकी अमीबा है, यीस्ट है, पैरामीशियम है, ये सभी हैं वो यूकैरियोटिक जीव हो जाएंगे। तो प्रोकैरियोट जीव कौन सा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। जो बैक्टीरिया के अंदर है वो झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं पाए जाता है, और झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। आगे है कोशिका का ऊर्जा ग्रह है या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। तो शक्ति ग्रह वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी है वो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है। आगे प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम है वो एमआरएनए की सूचना के आधार पर है वो एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, इस कारण इसको हमें प्रोटीन संश्लेषण का मेन आधार है वो कह देंगे। आगे यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता है झिल्लीबद्ध केंद्र की उपस्थिति, क्योंकि इसमें डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, और केंद्रक भी पाया जाता है। तो सही उदाहरण क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, झिल्लीबद्ध केंद्र की उपस्थिति। आगे मानव कायी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कायी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या वो 46 होती है, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र या फिर 46 गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। तो और आगे मानव युग्मक यानी शुक्राणु या डिम्ब के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये 23 होती है, एन प्रकार की होती है, जबकि कायी कोशिका होती है 2n प्रकार की। कायी कोशिका में 46 हो जाएंगे, और युग्मक के अंदर हैं वो 23 गुणसूत्र हैं वो हो जाएंगे।
आगे कोशिका चक्र की एस अवस्था में क्या होता है? तो कोशिका चक्र की एस अवस्था है उसके अंदर है वो डीएनए का संश्लेषण होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है इसके अंदर एस अवस्था में। कोशिका विभाजन के समय अंतरा अवस्था आती है, उसमें वो 3 अवस्थाएं होती है, G1, S और G2 होती हैं। सबसे पहले G1 होती है, इसके अंदर है वो कोशिका में वृद्धि होती है, और सेकंड होती है S अवस्था होती है जिसके अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है, और थर्ड है वो G2 अवस्था है वो होती है जिसके अंदर है विभाजन की तैयारी है वो की जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन 14, 15, 16 है वो इंटरफेज से संबंधित है। G1 है, S और G2 है, ये अवस्थाएँ पाई जाती हैं। आगे समसूत्री विभाजन में बनती है। समसूत्री विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण है वो होता है। समसूत्री विभाजन में वो मतलब जनक के समान ही है वो संतति मतलब कोशिकाएं हैं वो बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है इसमें जनक कोशिका के समान है वो नहीं बनकर उसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है, और अर्धसूत्री विभाजन है इनके अंदर है वो कोशिकाओं की संख्या है वो 4 होती है। तो समसूत्री में कितनी होगी? समसूत्री में 2 पुत्री कोशिकाएं होंगी, जबकि अर्धसूत्री है इसके अंदर है 4 हैं वो पुत्री कोशिकाएं वो बनती है। और समसूत्री है इसके अंदर है पहले इंटरफेज होगी, उसके बाद में एम फेज होगी, एम फेज में प्रोपेज है, मेटापेज है, एनापेज है और टीलोपेज हो जाएगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन है इसके अंदर है वो 2 अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, एक सेकेंड होगा। फर्स्ट है इसमें प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टीलोपेज फर्स्ट होगी, और सेकेंड है इसके अंदर प्रोपेज सेकेंड है, टीलोपेज सेकेंड है, ये सब है वो होगी। आगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह है वो कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण है वो करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देंगे? ऊर्जा ग्रह। ये द्विझिल्लीबंद है वो कोशिकांग है जो कि केवल और केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में ये नहीं पाया जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तह है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रिस्टी कहते हैं, जो कि अंगुली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसमें श्वसन से संबंधित है वो एंजाइम में वो पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन कि राइबोसोम है वो किसे कहते हैं? तो राइबोसोम है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आत्मगांधी थैली है उसको लाइसोसोम हो जाएगा, नियंत्रण केंद्र है वो उसको हम केंद्र कह देंगे, और प्रोटीन फैक्ट्री उनको है राइबोसोम कह देंगे। आगे यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम किस प्रकार होते हैं? तो इसके अंदर है वो इस 80 प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं। यूकैरियोट में वो राइबोसोम है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। 80S है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि 70S है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर है या फिर लवक है इनके अंदर है वो पाए जाते हैं। आगे प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर है राइबोसोम कौन से होते हैं? तो प्रोकैरियोट के अंदर है वो 70S प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं। आगे लाइसोसोम की खोज है वो किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज है वो क्रिश्चियन डी ड्यूए ने है वो की थी। आप याद रख देना, डी ड्यूए हैं जिन्होंने लाइसोसोम की है खोज की थी। आगे लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये खुद की कोशिकाओं को है वो मारने का काम है वो करता है। आगे लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कोशिकीय पाचन, क्योंकि लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थों, पुराने कोशिकांगों और बाहरी पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से तोड़ने का काम है वो किया जाता है। आगे गोल्जी काय की खोज किसने की? तो गोल्जी काय की खोज आपको पता है कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो कि 1898 के अंदर है वो की थी। आगे गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य है वो पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग, इसके अलावा परिवहन है, इसके अलावा स्त्रावी पदार्थ है उनको पैकेज करने का काम है वो गोल्जी काय का है। तो गोल्जी काय की खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, और इनका मुख्य कार्य है वो पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग, इसका मुख्य काम है हो जाएगा। आगे खुरदरी अंतर्पर्दय जाले गया है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER के सतह पर वो क्या पाए जाते हैं? तो आपको बताइए राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण है वो करते हैं। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SER ये किससे संबंधित है? तो ये है लिपिड संश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि SER के ऊपर हैं वो राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और राइबोसोम नहीं होने के कारण ये लिपिड का संश्लेषण है वो करती है। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है वो आपको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती हैं,
और कवक की हैं वो काइटिन की, और बैक्टीरिया इनकी पेप्टिडोग्लाइकैन की वह बनी होती हैं। आगे कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, किसने दिया? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड की 2 ही परत पाई जाती है और प्रोटीन है उसकी ये परत है वो पाई जाती हैं। आगे कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी प्रकृति चयनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली है कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती हैं और कुछ को है रोक देती हैं, इसलिए ऐसे है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है वो कहते हैं। आगे उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों के गमन है, इसको क्या कहते हैं? तो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता से की ओर कणों का गमन है स्वतः गमन होता है, उसको है हम विसरण कहते हैं। आगे जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन है, उसको क्या कहते हैं? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन है उसको हम प्रासरण कहते हैं। प्रासरण की क्रिया है वो कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। आगे सक्रिय परिवहन में क्या आवश्यक है? तो सक्रिय परिवहन में आपको पता है एटीपी क्या है वो आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा है वो खपत होती है, ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में वो प्राप्त होती है। आगे पादप कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखने पर क्या होता है? तो इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस होता है कि अति परासरणी विलयन में कोशिकाएं से जल है वो बाहर निकल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका झिल्ली है कोशिका भित्ति के अंदर की ओर सिकुड़ कर अलग होने लगती हैं, इसको है वो प्लाज्मोलाइसिस है वो कहते हैं। आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से वो अलग होने लगती हैं। आगे कोशिका द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? तो ठोस पदार्थों के अंदर लेने की प्रक्रिया इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि द्रव पदार्थों को अंदर लेने की क्रिया इनको हमें पिनोसाइटोसिस है वो कहते हैं। तो कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर लेने की क्रिया इसको तो हम फेगोसाइटोसिस कह देंगे, और द्रव पदार्थों को अंदर लेने की क्रिया उसको हमें पिनोसाइटोसिस है वो कह देंगे। कोशिका से पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं? कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया इसको हमें एक्सोसाइटोसिस है वो कह देंगे। और पादप कोशिका की बड़ी केंद्रीय रिक्तिका में होता है, तो इसके अंदर है वो कोशिका रस पाया जाता है केंद्रीय रिक्तिका के अंदर, और केंद्रीय रिक्तिका का झिल्ली होती है इसके चारों ओर, उसको हम टोनोप्लास्ट है वो कहते हैं। जंतु कोशिका में सामान्यतः अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका के अंदर सामान्यतः है वो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम केंद्र की सब प्रकार के वो कोशिका के वो पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति है वो जंतुओं के अंदर है वो नहीं पाई जाती हैं। ये कवकों के अंदर वो काइटिन की बनी होती हैं, और बैक्टीरिया के अंदर है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, और इसके अलावा पादपों के अंदर है वो सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं पादप कोशिका की विशेषता क्या है। तो पादप कोशिका है इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है वो भी पाया जाता है, जिसके अंदर है वो 70 राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी रिक्तिका होती है जिसकी चारों ओर की झिल्ली है उसको हमें टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये उपयुक्त सभी हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे सेंट्रियोल सामान्यतः पाए जाते हैं, तो सेंट्रियोल है सामान्यतः वो जंतु कोशिकाओं के अंदर है वो पाए जाते हैं। और आगे है सेंट्रियोल किसका भाग है? तो सेंट्रियोल है वो सेंट्रोसोम का भाग है। सेंट्रोसोम का प्रमुख घटक है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतुओं के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये सामान्यतः वो केवल और केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर वो पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के अंदर है सेंट्रोसोल है या नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जंतु कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिकाएं इसके अंदर भी वो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, जिनके कारण तंत्रिका कोशिकाएं इनके अंदर अभी विभाजन है वो नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर है वो 51 देखते हैं कि केंद्र के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में इसके अंदर क्रोमेटिन और केंद्रिका है पाए जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ हो जाएगा? एक तो हो जाएगा क्रोमेटिन और एक हो जाएगा केंद्रिका। ये है वो केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः पाया जाता है। इसके आगे दे रखा है केंद्रक में डीएनए और प्रोटीन के संयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? तो केंद्रक में डीएनए और प्रोटीन है इनके संयुक्त पदार्थ को है वो हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए में हिस्टोन सहित अन्य प्रोटीनों से मिलकर क्रोमेटिन बनता है, और कोशिका विभाजन से समय यही संघनित होकर आगे गुणसूत्रों का निर्माण है वो करता है। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? आगे क्रोमेटिन से बने होते हैं। गुणसूत्र हैं वो किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से वो बने होते हैं। आगे मानव मस्तिष्क
मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 46 होते हैं, और मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या वो 23 होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या वो कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की संख्या है वो 44 होती है। मतलब 44 गुणसूत्र हैं वो होते हैं ऑटोसोम, और 2 गुणसूत्र होते हैं लैंगिक प्रकार के होते हैं। कुल 46 प्रकार के गुणसूत्र हैं वो हमारे मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें से 44 हो गए हो तो हो जाएंगे ऑटोसोम मतलब कायिक प्रकृति के, और 2 हो जाएंगे वो हो जाएंगे लैंगिक प्रकृति के। तो ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या वो 44 और लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या वो 2 हो जाएगी, और टोटल है वो 46 हो जाएगी। और युग्मक है इनके अंदर संख्या है वो 23 पाई जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे डीएनए का पूरा नाम है वो क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ये। और ये डीएनए है वो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रमुख वाहक है। इसके आगे दे रखा आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आगे डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल है वो किसने दिया? तो ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो वॉटसन एवं क्रिक है इन्होंने द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया। स्लाइडेन और स्वान थे इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। सिंगर और निकोलसन ने इन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था कि वो तरल मोजेक मॉडल दिया था। और रॉबर्ट हुक है इन्होंने वो कोशिका की खोज की थी, और ब्राउन ने उन्होंने केंद्र की खोज है वो की थी। आगे 61 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती हैं? तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्कराएं वो पाई जाती है, और आरएनए के अंदर राइबोस शर्कराएं वो पाई जाती है। तो डीएनए के अंदर हो जाएगी डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और आरएनए उसके अंदर हो जाएगी राइबोस शर्करा। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार है वो नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है डीएनए के अंदर वो 4 नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। इसके अंदर है वो यूरोसिल है, ये वो नहीं पाया जाता। तो एक तो कौन सा हो गया? एडेनिन हो गया, एक है वो ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, और इसके अलावा एक है साइटोसिन हो जाएगा। यूरेसिल है वो आरएनए के अंदर है वो पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन सार पाया जाएगा? तो यूरेसिल इसका आंसर है वो हो जाएगा। आगे 65 जीन किसका कार्यात्मक भाग है? तो जीन है वो डीएनए का कार्यात्मक भाग है, जिसके अंदर है वो प्रोटीन निर्माण की और इसके अलावा है वो आरएनए निर्माण की आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो पाई जाती है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो जीन का कार्यात्मक भाग क्या हो गया? डीएनए हो गया। आगे न्यूक्लियोलस का प्रमुख कार्य है वो क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियोलस का प्रमुख कार्य है वो राइबोसोम का निर्माण करना है, क्योंकि न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर आरएनए का निर्माण होता है, और राइबोसोम के उप इकाइयों के निर्माण में भी वो सहायता प्रदान है वो करता है। आगे डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र की किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये एस अवस्था में पाया जाता है। एस अवस्था का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? एस अवस्था का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा सिंथेसिस, मतलब डीएनए का निर्माण की प्रक्रिया वो पाई जाती हैं एस अवस्था में, कोशिका विभाजन के इंटरफेज के अंदर। आगे 69 नंबर में आरएनए के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो आरएनए के प्रमुख प्रकारों में देखें तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये 3 प्रकार के आरएनए वो पाए जाते हैं। एमआरएनए जिसको हम संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कह देते हैं, और आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कह देते हैं। आगे प्रोटीन संश्लेषण में संदेश लेकर जाने वाले आरएनए को हम क्या कहते हैं? तो इसको एमआरएनए वो कह देते हैं। आगे देखते हैं एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए कौन सा हो जाएगा? तो एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए वो टीआरएनए वो हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट आरएनए, जो अपनी एंटी कोडोन की सहायता से एमआरएनए के कोडोन को पहचानने का काम है वो करता है। आगे राइबोसोम की प्रमुख संरचना में आरएनए कौन सा होता है? तो इसमें आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। राइबोसोम की संरचना में कौन सा प्रमुख आरएनए हो जाएगा? तो इसके अंदर आरआरएनए हो जाएगा। आगे डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया वो हो जाएगी। एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं?
mRNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है उसको हम ट्रांसलेशन कह देंगे। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन को सामान्यतः कहा जाता है। तो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन है, इनके निर्माण की क्रिया को हमें सामान्यतः केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है वो कहते हैं। तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या हो जाएगा कि DNA से RNA निर्माण और RNA से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया वो होती हैं, इसको हमें सेंट्रल डोगमा सिद्धांत या फिर केंद्रीय सिद्धांत है वो कहते हैं। आगे 76 नंबर, कोशिका चक्र की जी अवस्था में मुख्यतः होता है। तो कोशिका चक्र की जी अवस्था में मुख्यतः कोशिका की वृद्धि होती है, मतलब G1 अवस्था के अंदर कोशिका में वृद्धि होती है। और G2 अवस्था है, इसके अंदर क्या होता है, तो G2 अवस्था होता है, इसके अंदर विभाजन की तैयारी होती है। और S अवस्था में है वो DNA का संश्लेषण होता है, यानी DNA की प्रतिकृतिकरण होता है। 78 में M फेज संबंधित है। M फेज है वो किससे संबंधित है, तो M फेज है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है, क्योंकि कोशिका विभाजन में वो दो फेज पाई जाती है, एक तो हो जाएगी इंटरफेज और एक हो जाएगी M फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 हो जाएगी, और M फेज इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हो जाएगी। आगे समसूत्री विभाजन क्या है, वह समसूत्री विभाजन इसको हमने इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको हमें माइटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन इसको इंग्लिश में हम मियोसिस हैं वो कहते हैं। इसके अलावा समसूत्री विभाजन इसमें एक मातृ कोशिका से दो आनुवंशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है, और इसमें वो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि N प्रकार की या अगुणित प्रकार की होती है। आगे माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं की संख्या है वो कितनी होती है, तो माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं की संख्या वो आपको पता है 2 होती है, और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n के रूप में ही पाई जाती है। जबकि मियोसिस है, इनके अंदर अंत में सामान्यतः वो 4 कोशिकाएं बनती हैं, और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो N प्रकार की या फिर अगुणित प्रकार की हो जाती हैं। आगे माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या वो क्या होती है, समान बनी रहती है, जबकि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है। आगे माइटोसिस की पहली अवस्था है उसको क्या कहते हैं, तो माइटोसिस की पहली अवस्था है उसको हमें प्रोपेज कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोपेज पहले नंबर पर, प्रोपेज के बाद हो जाएगी मेटाफेज, मेटाफेज के बाद हो जाएगी एनोफेज, एनाफेज के बाद में हो जाएगी टीलोफेज। टीलोफेज ये 4 नंबर हो जाएगी। आगे माइटोसिस में गुणसूत्रों क्या है वो मध्य रेखा पर किस अवस्था में आते हैं, तो आपको पता है कि माइटोसिस में गुणसूत्र हैं मध्य रेखा पर हैं वो मेटाफेज अवस्था में आते हैं, मतलब दूसरी अवस्था है उस पर है वो, उस अवस्था में वो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पर है वो आ जाते हैं। आगे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हैं, वो किस मतलब कौन सी अवस्था के अंदर हैं वो होते हैं, तो ये एनाफेज के अंदर हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग कौन सी अवस्था में होगी, तो एनाफेज में हो जाएंगे। आगे माइटोसिस की अंतिम अवस्था है उसको क्या कहते हैं, तो अंतिम अवस्था वो टीलोफेज हो जाएगी, क्योंकि प्रथम है प्रोपेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। आगे साइटोप्लाज्म के विभाजन को क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के विभाजन को है वो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इनके अंदर है कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो पाया जाता है। और केंद्र के विभाजन को क्या कह देंगे, केंद्र के विभाजन को है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके अंदर है वो केंद्रक का विभाजन है वो पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के विभाजन को है साइटोकाइनेसिस और केंद्र के विभाजन को है कैरियोकाइनेसिस कह देंगे। आगे देखते हैं 91 क्वेश्चन, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है, तो इसमें होता है पादप में होता है सेल प्लेट द्वारा होता है, और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है वो क्लीवेज फ्लो द्वारा होता है। आपको पता है कि साइटोकाइनेसिस वो 2 प्रकार का होता है, ये तो सेल प्लेट या अंदर से बाहर की तरफ होता है, जबकि एक होता है जो बाहर से अंदर की तरफ यानी क्लीवेज प्रकार का होता है। तो जंतु कोशिका में इनके अंदर तो वो क्लीवेज प्रकार का हो जाएगा, और पादप कोशिका इनके अंदर वो सेल प्लेट नुमा हो जाएगा, मतलब बीच में से इसका निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी विभाजन की, और वो बाहर की ओर जाएगा। जबकि जंतु कोशिका वो इनमें बाहर से अंदर की ओर आता है, तो इसमें हो जाएगा क्लीवेज फ्लो द्वारा। आगे मियोसिस फेस्ट में समजात गुणसूत्र अलग किस अवस्था में होते हैं, तो मियोसिस फेस्ट में समजात गुणसूत्र अलग हैं वो एनाफेज फेस्ट में हो जाएगी। कौन सी अवस्था में, एनाफेज फेस्ट में। मियोसिस फेस्ट में वो 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। प्रोफेज है इसके आगे इसमें 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आगे मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमेट अलग है, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो इसमें वो एनाफेज सेकंड के अंदर है हो जाएंगे। आगे क्रॉसिंग आवर की क्रिया वो किस में पाई जाती हैं, तो क्रॉसिंग आवर की क्रिया है वो मियोसिस फेस्ट के अंदर है वो पाई जाती है।
मियोसिस फेस्ट अवस्था के अंदर है, प्रोफेज फेस्ट है, उसके अंदर है वो क्रॉसिंग आवर की क्रियाएं पाई जाती हैं। और आगे क्रॉसिंग आवर की क्रियाएं वो किस अवस्था में होती हैं, तो इसका आंसर है वो पेचाइटिन हो जाएगा या पैकिटिन हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस फेस्ट है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं, मतलब 4 भागों में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इसको आगे प्रोफेज है, इसको आगे 5 भागों में बांटते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटिन, डेप्लोटीन और डाइकानेसिस। और इसकी तीसरी अवस्था है, मतलब प्रोफेज फेस्ट की तीसरी अवस्था है पेचाइटिन, इसके अंदर है वो क्रॉसिंग आवर की क्रिया वो पाई जाती है। आगे मियोसिस फेस्ट को कहा जाता है, तो मियोसिस फेस्ट है इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर है गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है। और मियोसिस सेकेंड को क्या कहते हैं, तो इसको हमें इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती हैं। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है इसके अंदर वो गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है, और मियोसिस सेकेंड है इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो समान बनी रहती है। आगे यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन सबसे उपयुक्त किस अवस्था में किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अध्ययन है वो मेटाफेज के अंदर है वो किया जाता है। तो यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का सबसे उपयुक्त अध्ययन है वो किस अवस्था में किया जाता है, तो मेटाफेज में किया जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र है वो मध्य अवस्था, मतलब मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और वहाँ से आसानी से हम अध्ययन हम कर लेते हैं। आगे कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर्स मुख्यतः बने होते हैं, तो ये मुख्यतः हैं वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं। आपको पता है कि जंतु कोशिका के अंदर है वो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की है वो स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिका है उनके अंदर है वो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसके अलावा मतलब जंतु कोशिका है उसके तंत्रिका कोशिका में भी सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाओं में आगे फर्दर डिवीजन है वो नहीं होता है। आई थिंक आपको ये 100 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार है वो आरपीसी और आरएसएसबी द्वारा करवाए जा रहे सभी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का है वो टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से वो जुड़े रहें, और आपको यदि कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ताकि उसका हम रिप्लाई कर सकें। ओके, धन्यवाद।